सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के गणित से शुरू करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट को पढ़ेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की ओर बढ़ेंगे और गणित में आव्यूह चैप्टर यानी कि मैट्रिसेस के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे और सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, आप सभी को एपिसोड देखने के बाद गणित के सभी सवालों को आपकी किताब से हल करना है और जीव विज्ञान के पाठ को किताब से पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, पिछले 4 अध्यायों में हमने बहुत कुछ देखा। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, संयुग्मी, मापांक, गुणात्मक प्रतिलोम तथा उनका ध्रुवीय निरूपण। आज बढ़े चलते हैं इस पाठ के अंतिम अध्याय की ओर और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का विषय द्विघातीय समीकरण। हमने अभी तक उन द्विघातीय समीकरणों के बारे में पढ़ा है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उन स्थितियों में हल की गई जब विविक्तर जो था वह हमारा 0 तथा उससे बड़ा था। अब हम निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक द्विघातीय समीकरण को लिखा कैसे जाता है, कुछ इस प्रकार ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a, b, c तीनों ही वास्तविक गुणांक है और a का मान कभी भी 0 नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? यदि आप a का मान 0 ले लेंगे तो x² उसके साथ गुना होकर विलुप्त हो जाएगा, यानी ये जो समीकरण है वह द्विघातीय रहेगा ही नहीं। यही कारण है कि a जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमें मानना है कि स्थिति कुछ इस प्रकार है कि b² - 4ac यानी जो हमारा विविक्तर का मान है वह 0 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए उपयुक्त समीकरण जो हमने अभी चर्चा की उसके हल सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में है, जो कि इस प्रकार से होगा। x का मान बच्चों आप सभी ने पढ़ा था अपनी कक्षा 10वीं में, द्विघातीय समीकरण जो आपका पाठ था कि x का मान निकाला जाता है -b + √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कहा गया है कि b² - 4ac जो है उसका मान 0 से छोटा है। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि -b ± √4ac - b² आयोटा बटे में 2a। ठीक है बच्चों, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरण। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल होता है। इस प्रमेय के फलस्वरूप हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचते हैं कि n घात की एक बहुपद समीकरण में n मूल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो पहला उदाहरण हमने देखा, एक द्विघातीय समीकरण दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जो भी द्विघातीय समीकरण हमें दिया गया है। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। क्यों बच्चों? जब +2 दूसरी यानी दाएं पक्ष की ओर चला जाएगा तो वह -2 के बराबर हो जाएगा। यदि मैं इसका वर्ग हटाकर अंडर रूट लगा दूं तो मुझे प्राप्त होगा x इज इक्वल टू +-√2 यानी +-√2 आयोटा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा का जो मान होता है वह होता है √-1। ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण की ओर बढ़े चलते हैं। अगला द्विघातीय समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है। सबसे पहले हम इसका विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर जब हमने निकाला तो उसका मान आया b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं, x का जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर भी 1 दे रखा है और c की जगह पर भी 1 दे रखा है, यानी 1 माइनस 4 जो कि हमारा होता है -3। जब हमने देखा हल हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-3 और डिवाइड माने भाग दिया गया है 2 गुणा किया गया है 1 के साथ। क्यों बच्चों? यहाँ a का मान जो है वो 1 है, यानी जो हमारा यहाँ पर √-3 दिया गया है उसकी जगह मैं लिख लूंगी √3 आयोटा। क्यों? आयोटा का मान जो होता है वो -1 होता है और बाकी का जो हल है वो ठीक वैसा ही रहेगा। इसी के साथ बच्चों हम बढ़े चले अगले उदाहरण की ओर। तो देखा एक और समीकरण दिया गया है √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसे हमें हल करना है। समीकरण का विविक्तर निकाला गया तो b का मान यहाँ 1 है क्योंकि x का गुणांक 1 है। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac करते हैं तो a का मान भी √5 है और c का मान भी √5 है। इसको जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 20, यानी 4 को जब आप √5 यानी 5 के साथ गुना करते हो तो आपको 20 मिलेगा, तो 1 माइनस 20 इज इक्वल टू -90। हल जो हमें प्राप्त हुआ वह ये हुआ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में जो आपका विविक्तर का मान है -90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -19 बटे में 2 गुना 1। तो आगे जब हमने देखा अंडर रूट -19 की जगह हम लिख सकते हैं √19 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय द्विघातीय समीकरण का समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको पूरा पाठ भली भांति समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को पूरा पाठ अच्छे से बार बार अभ्यास कर देखिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है व संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुण व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर
दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होती है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाता है। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्ररूपी यानी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र का ये अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल दी जा सकती है। उदाहरणार्थ, ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है। अंतरावस्था। अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच प्रावस्था को व्यक्त करता है। ये ध्यान देने योग्य महत्व है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है और इसके दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए की प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन, इसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगतक संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होने लगती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसमें डीएनए प्रतिकृति नहीं होती। एस फेज में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो अब वो 4C हो जाती है। G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। ये जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी G0 फेज कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती। एम प्रावस्था। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज, अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। धन्यवाद।
Bismillah, tele covid kagak ada dia. Ya benar. नमस्कार दोस्तों, आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। शुरू करते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म से। यह मैंने 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह लिया है। अब हमें इसका परिवर्त करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इस पहली पंक्ति को हम परस्पर विनिमय करके पहला स्तंभ बनाएंगे और इस दूसरी पंक्ति को परस्पर विनिमय करके हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। इसको हम A कहेंगे, तो ये A परिवर्त होगा। ध्यान दीजिए, एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, A परिवर्त का परिवर्त बराबर होगा A के, A का परिवर्त बराबर होगा K A परिवर्त के, जहां K कोई अचर है। A प्लस B का परिवर्त बराबर होगा A परिवर्त प्लस B परिवर्त के, और AB का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। उदाहरण, यदि A और B 2 आव्यूह हैं तो सत्यापित कीजिए AB का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। AB हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हम AB का परिवर्त करेंगे, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। अब हम B का परिवर्त करेंगे और A का परिवर्त करेंगे, फिर उन्हें गुणा करेंगे। देखिए, यह मैंने A का परिवर्त करा, इसी प्रकार B का परिवर्त करा। अब मुझे B परिवर्त A परिवर्त चाहिए, तो हम B परिवर्त गुणा A परिवर्त करेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं कि A B परिवर्त
बराबर है बी परिवर्त ए परिवर्त के। यही हमें दर्शाना था। सममित आव्यूह। सममित आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जो अपने परिवर्त के बराबर होते हैं। जैसे ए मेरा एक आव्यूह है, अब मैं इनका परिवर्त करूंगी, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगी। देखिए कुछ इस प्रकार, दूसरी पंक्ति को करूंगी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि ए बराबर है ए परिवर्त के, यानी कि यह एक सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह। ए परिवर्त बराबर होगा -a के। ध्यान दीजिए, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे एम एक आव्यूह है, यहां मैं देख सकती हूं कि इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं। अब मैं इसका परिवर्त करूंगी। पहली पंक्ति बनेगी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनेगी दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि ए परिवर्त बराबर है -a के, इसीलिए यह विषम सममित आव्यूह है। उदाहरण, आव्यूह B को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। पहले मैंने B का परिवर्त करा, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाया। उसके बाद P मैंने बराबर माना 1/2 B + B परिवर्त के। पहले मैंने B + B परिवर्त निकाला, अब मैं हर संगत अवयव को प्लस करूंगी, कुछ इस प्रकार। अब मैं हर अवयव को 1/2 से गुणा करूंगी, तो मुझे मिलेगा। अब मैंने इस P का परिवर्त करा। हम देख सकते हैं कि P परिवर्त P के बराबर है, यानी कि यह एक सममित आव्यूह है। अब हम Q मानेंगे 1/2 B - B परिवर्त को। तो पहले हम B - B परिवर्त का मान ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार। इसमें मैं हर संगत अवयव को आपस में माइनस करूंगी। अब मैं B - B परिवर्त को 1/2 से गुणा करूंगी। इसमें मैंने प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा करा है। अब मैंने इसका परिवर्त करा, जो कि बराबर है -Q के, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह है। P + Q करने पे मुझे यह B के बराबर मिला, यही हमें दर्शाना था। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म और सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जनन स्वास्थ्य के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इस अध्याय में से आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि है बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताएं। अब दोस्तों इस प्रश्न में आपसे घुमा फिरा के सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसके उत्तर में वही लिख देने हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से बंध्यता को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं। इसमें कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT, फैलोपी नलिका में स्थानांतरण यानी GIFT, कृत्रिम वीर्य सेचन, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी कि ICSI। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां में शामिल हैं महिला के शरीर से अंडाणु निकालना, प्रयोगशाला की स्थिति में स्वस्थ युग्मकों का निषेचन और गर्भाशय में युग्मनज रखना। अब दोस्तों हमने जिन प्रक्रियाओं के बारे में बात करी थी उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे। जैसे कि सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। अंडे को प्रयोगशाला में एक डिश में पार्टनर के शुक्राणु के साथ जोड़ा जाता है। एक बार निषेचन होने के बाद परिणाम स्वरूप भ्रूण गर्भाशय में रखे जाने से 3 से 5 दिन पहले विकसित होता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, एक स्वस्थ शुक्राणु को सूक्ष्म सुई के साथ अंडाणु के अंदर रखा जाता है। एक बार निषेचन होने के बाद परिणाम स्वरूप भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। फैलोपी नलिका में स्थानांतरण, एक अन्य महिला के फैलोपियन ट्यूब में एक दाता से एकत्र अंडाणु का स्थानांतरण, जो कि उत्पादन नहीं कर सकती है लेकिन निषेचन और आगे के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है। कृत्रिम वीर्य सेचन, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में आपसे सीधे यौन संचारित रोगों के रोकथाम को पूछा गया है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देने हैं। और दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर बिंदुओं में देने हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनाने के लिए शिक्षा और परामर्श। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? अब दोस्तों देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे। हाँ, स्कूलों में यौन शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि स्कूल में यौन शिक्षा के परिचय से युवाओं को सही जानकारी मिलेगी, ताकि युवाओं का मृतकों पर से विश्वास तथा सेक्स से जुड़े पहलुओं के बारे में गलत धारणाएं पैदा करने से रोका जा सके। प्रजनन अंगों, एक सुरक्षित स्वच्छ यौन व्यवहार, STD आदि के बारे में उचित जानकारी से किशोर आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ प्रजनन जीवन जीने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ रूढ़िवादी समूह विवादों के प्राथमिक कारणों में से एक रहे हैं। आइए दोस्तों अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। तो ये प्रश्न सीधे तरीके से आपसे जनसंख्या विस्फोट के कारणों को पूछ रहा है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं बेहतर जीवन दशाओं के साथ
व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। प्रजनन ज्ञान की कमी मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उल्बवेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उल्बवेधन एक प्रसव पूर्व निदान तकनीक है जो गुणसूत्र पैटर्न के अवलोकन के माध्यम से मां के गर्भाशय में विकासशील भ्रूण के लिंग और चयापचय संबंधी विकारों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि को विकसित किया गया था ताकि भ्रूण में मौजूद किसी भी प्रकार के आनुवांशिक विकार का पता लगाया जा सके। हालांकि दुर्भाग्य से इस तकनीक का दुरुपयोग जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए किया जा रहा है और कन्या भ्रूण का गर्भपात किया जाता है। इस प्रकार बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बच्चे का लिंग का निर्धारण करने के लिए उल्बवेधन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय जनन स्वास्थ्य का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग, तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग। संसार रंगों से भरा है, वो हर एक रंग में रूप है। संबंध फैले हैं उनके जैसे, हर एक संबंध का महत्व है। दुनिया में रंग अनेक है, साथ मिले सुंदरता निखरे। संबंध सब है बुने हुए, हर एक संबंध की पहचान है। दुनिया में रंग अनेक है, साथ मिले सुंदरता निखरे। संबंध सब है बुने हुए, हर एक संबंध की पहचान है। रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग, तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग, रंग 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 रंग। आप सबने अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। आप सबको कैसा लग रहा है? आप खुश हैं? अच्छी बात है। आपने ध्यान दिया कि इस गीत का क्या संदेश था। गाने में यह बताया गया है कि दुनिया में बहुत से रंग हैं, उसी तरह दुनिया में बहुत से रिश्ते भी हैं। जिस तरह हमारे जीवन में रंग होने चाहिए, उसी तरह रिश्ते भी होने चाहिए और हमें रिश्तों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम इस संदेश को आज के दिन का संदेश माने? क्या हम अब अगले कार्य पर जाएं? अब हमें एक अभिनय करना है। कमल और विमल एक ही स्कूल में पहली कक्षा से एक साथ पढ़ते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर 5वीं कक्षा से विमल दूसरे स्कूल में चला गया और वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अब बहुत समय के बाद वे एक दूसरे से किसी बस स्टॉप पर मिले। क्या आप दोनों यहाँ आकर कमल और विमल बनकर अभिनय कर सकते हैं? आप दोनों ने अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। जब दो दोस्त लंबे समय के बाद मिलते हैं तो वे क्या करते हैं? वे एक दूसरे को देखते हैं और पहचान कर मुस्कुराते हैं। वे कुछ देर के लिए बातें करते हैं। अगर दोनों में से किसी एक ने बात किए बिना बस पकड़ ली होती तो क्या उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम एक और अभिनय करें? एक छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने के बाद अपने अनुभव बताने के लिए अपनी शिक्षिका के पास जाता है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहाँ आकर शिक्षिका और छात्र की भूमिका निभा सकते हैं? क्या आप दोनों तैयार हैं? आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। जब छात्र उत्सुकता से अपनी जीत के बारे में अपनी शिक्षिका को बताएगा, तब शिक्षिका
कैसी प्रतिक्रिया करेंगी? शिक्षिका छात्र की बातों को ध्यान से सुनेंगी। अपना सिर हिलाकर वे उसको प्रोत्साहित करेंगी ताकि वो अपनी बात खुशी से बता सके। इससे हमें क्या पता चलता है? शिक्षिका के पास कई काम हो सकते हैं, पर इसके बावजूद उन्होंने कुछ समय निकालकर छात्र की बात सुनी और उसे अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए समय निकालना भी जरूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए समय निकालना भी जरूरी होता है। अब एक और अभिनय। आप में से एक को माँ की भूमिका निभानी है और दूसरे को बेटे की। बेटा स्कूल से वापस आता है। वह देखता है कि उसकी माँ बीमार पड़ी है और बिस्तर पर लेटी हुई है। जब वह स्कूल गया था तब माँ ठीक थी। अब बेटा क्या करेगा? क्या आप दोनों माँ और बेटे का किरदार निभाएंगे? इतना अच्छा अभिनय करने के लिए आपको बधाई। बेटे ने स्कूल से आकर देखा कि उसकी माँ बीमार है। बेटे को माँ की तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और यह कहना चाहिए कि वह शाम को बाहर खेलने नहीं जाएगा। इससे माँ को अच्छा लगेगा कि ज़रूरत पड़ने पर उसका बेटा उसके पास ही रहेगा। इस अभिनय से आपने क्या जाना? रिश्तों को बनाए रखने के लिए साथ देना जरूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को बनाए रखने के लिए साथ देना भी जरूरी होता है। अब क्या हम अगले कार्यकलाप पर जाएं? कंचन और नेहा अच्छे दोस्त हैं। कंचन के भाई की नौकरी अचानक चली गई है और इस बात की वजह से कंचन के माता पिता परेशान हैं। घर में चल रही परेशानी की वजह से कंचन भी चिंतित है। नेहा कंचन से पूछती है कि वह इतनी उदास और परेशान क्यों है। कंचन नेहा पर विश्वास करके उसे सारी बात बताती है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएंगे? आप दोनों ने अच्छा अभिनय किया, बहुत बढ़िया। वैसे तो कोई भी इंसान अपनी निजी समस्याओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहता है, पर किसी दोस्त को अपनी समस्या बताने से मन हल्का हो जाता है। आप अपनी समस्या किसी दोस्त को क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको अपने दोस्त पर विश्वास होता है कि वह इस बारे में और किसी को नहीं बताएगा। इसीलिए रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास भी जरूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास भी जरूरी होता है। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे।
अरे वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें।
शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।